नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, गए हफ्ते में, क्योंकि आज संडे है, संडे का दिन है, संडे स्टोरी में हम किसी एक खबर का विश्लेषण करते हैं, लेकिन गए हफ्ते में जो राजनीतिक हलचल इस देश में देखी गई, जिस तरह से एक लोकतांत्रिक सिस्टम का मजाक उड़ते देखा गया, जिस तरह से जनादेश या जनादेश मतलब लोगों ने जिन्हें चुना, उनका उस जनादेश का मजाक उड़ते हुए देखा, उसके बाद बहुत से लोग थोड़ी-सी घबराहट में आ गए हैं कि इस देश में होने वाला क्या है? क्योंकि ये तो जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, सब कुछ वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो क्या इस देश को एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश की जा रही है? और ऐसे में अब सबकी नज़र जो उठ रही है या सबकी नज़र जिस पर है, वो है इस देश की मेन अपोजिशन पार्टी। कहीं भी, भारत ही नहीं, कहीं भी किसी भी देश में अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां सत्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सत्ता के मद में लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो सबकी निगाहें उस देश की जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जो चैलेंजर है, उस पर आ टिकती है। तो उसी तरह भारत में भी अब मेन अपोजिशन पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर सबकी नजरें आ टिकी है कि ये क्या करेगी पार्टी, ये कैसे इसको रोकेगी, कैसे इसको मुकाबला करेगी। तो जिस तरह से अभी ये सारी चीजें देखी है, तो चुनाव प्रक्रिया एक शब्द है, उस पर से तो भरोसा काफी हद तक अब उठता जा रहा है, क्योंकि चुनाव कोई भी जीते, अल्टीमेटली पावर का जो है फायदा उठाकर उसे अपने पाले में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे लड़ेगी? कांग्रेस ने फिर एक रास्ता निकाला, आपने देखा है कि वो सड़क पर उतरेगी। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई सभी प्रदेश अध्यक्षों की, प्रभारियों की, इंचार्जेस की, और कहा है कि चौकआउट प्लान चौकआउट किया जाएगा, पूरे देश में सड़क पर उतरेगी। इसका मकसद क्या है? इस सड़क पे उतर के कांग्रेस कैसे इस सिस्टम का मुकाबला करना चाहती है? क्या पूरा प्लान है? क्या इसको शक्ल देना चाहती है? और इस सड़क पे उतरने के पीछे की वजह क्या है? ये सब जानने के लिए आज संडे के दिन हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम, जो हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम आपको बताएंगे कि दरअसल मौजूदा जो हालात हैं, उसे कांग्रेस किस नज़र से देख रही है और उस हालात से निपटने के लिए कांग्रेस कर क्या रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनुपम जी हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। और सीधा सवाल सबसे पहला, जो भी इस वक़्त देश में राजनीतिक हालत है, जो हो रहा है, देश देख रहा है, जनता देख रही है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे की कहानी है। इस सब के बीच में अगर कांग्रेस कहती है अपने सारे पूरे देश में पार्टी को कि आपको 2-3 महीने में सड़क पर उतरना है, एक चॉकआउट प्लान चॉकआउट हो रहा है, बड़े लेवल पे आप ले जाने की कोशिश करो। दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पार्टी को क्यों महसूस जी, हो रहा है अब कि अब पूरी पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा, पूरे देश में उतरना जी, पड़ेगा? जी। नहीं प्रदीप जी, ये जो बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो ये कि मोदी सरकार में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है। जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उन पर पूर्ण रूप से एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का कब्जा हो चुका है और ये हम अलग-अलग मौकों पे अलग-अलग रूप में देखते हैं। बात चुनाव आयोग की हो, देखिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो अब कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग भी एक मायने में स्थापित सत्य बन चुका है देश में कि चुनाव आयोग भी कंप्लीट कैप्चर में है नरेंद्र मोदी के। और अब ये है कि आप अगर अब मामला ये है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, न्यायपालिका में चले जाए, तो वहां भी कुछ इस ढंग से मामलों को हैंडल किया जाता है जिससे आपको फिर शक होता है कि ये तो जुडिशरी भी कैप्चर में है। तो जब इंस्टीट्यूशन सारे कैप्चर में हो और कलेक्टिव ग्रीवेंस को कहीं पे भी एड्रेसल ना मिल रहा हो, रिड्रेसल ना मिल रहा हो, मीडिया आर्टिकुलेट ना कर रही हो सोसाइटी के लोगों के ग्रीवेंसेस को, जुडिशरी न्याय ना कर रहा हो, इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता ना बरत रहा हो, तो एकमात्र उपाय ही लोकतंत्र में बचता है कि आप सड़क पर उतर के अपने लोकतंत्र को बचाएं। तो ये तो कोई पार्टी का इसमें मसला भी नहीं है, ये तो कोई कांग्रेस के समर्थन में या भाजपा के विरोध का मामला नहीं है।
ये देश के लोकतंत्र के समर्थन में जितने लोग हैं वो सब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि अब अगर हमको अपने देश के लोकतंत्र को बचाना है तो एकमात्र तरीका है कि देश के सच्चे देश प्रेमियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और जो देश का जो मूड है उसी मूड को लेकर आगे कार्यक्रम बनाने की योजना कांग्रेस पार्टी बना रही है, जो जिसका जिक्र आपने भी किया। और वो देश, आपके कुछ दर्शक मान सकते हैं कि नहीं देश का मूड वैसा नहीं है, तो आपके पास एक रीसेंट एग्जाम्पल है। आप ये जो हाल फिलहाल में जो डिजिटल ट्रैक्शन मिला है, ये पूरे सीजीआई ने कॉकरोच कह दिया बेरोजगार युवाओं को, जेनजी को, उसके रिएक्शन में जो डिजिटल ट्रैक्शन मिला, उसके समर्थन विरोध, उनके पीछे के लोग कौन थे, किस तरह के मामला था, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूं। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि उसको एक डिजिटल ट्रैक्शन मिला ना देश भर में, इतना ह्यूज ट्रैक्शन मिला। वो क्या है? वो ट्रैक्शन तो रियल है, मतलब कि इस देश में खास तौर पे युवाओं में घोर असंतोष है, जो जेनजी है उसमें बहुत गुस्सा है और उस गुस्से को हम एक सकारात्मक माध्यम देना चाहते हैं अभिव्यक्त होने का, उसकी योजना हम बनाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है और उस पर आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जन आंदोलन से ही हम देश को और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। अनुपम जी, फिर एक सवाल इससे निकलता है, जैसा आपने कहा कि एकमात्र, आपने शब्द इस्तेमाल किया कि एकमात्र रास्ता है कि लोगों के बीच जाया जाए, तो क्या स्थिति ये आ गई है, क्योंकि हम जैसे आम कॉमन जो भारतीय हैं उनको समझने के लिए क्या स्थिति ये आ गई है कि अब जो पॉलिटिकल चीजें हैं या जो संगठन संस्थान जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कि इस देश में अब स्थिति आ गई कि विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी रिजोर्ट ये बचा है कि लोग अगर जगें तो ठीक है, नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएगी। मतलब अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा करें या ना करें, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है। देखिए, चुनावी प्रक्रिया तो संदेह के घेरे में है ही। वोट चोरी तो एक ढंग से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, राहुल जी ने साबित कर दिया, तथ्यों के आधार पे साबित किया है कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। और अब सिर्फ वोट चोरी नहीं है, अब सीट चोरी हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा उम्मीदवार हमारी मीनाक्षी नटराजन जी थी, ये तो शुद्ध रूप से सीट चोरी है। तो सिर्फ वोट चोरी नहीं हो रही है, हर तरह का अपराध हो रहा है। और जो आपके प्रश्न में एक भावना है कि क्या बाकी जितने तरीके थे चीजों को दुरुस्त करने के, वो सब फेल हो चुके हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी में तरीके होते क्या है? इंस्टीट्यूशनल तरीके होते हैं। एक सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल तरीका है कि संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सिर्फ सरकार का नहीं होता है, पार्लियामेंट विपक्ष का भी होता है, विधायिका है। अब पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाता है। चेयर पे बैठा आदमी, समझिए विपक्ष के सर्वमान्य नेता की बातों को सेंसर करता है, कहता है आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते, आप अभी नहीं बोल सकते, आप कभी नहीं बोल सकते। इस तरह का माहौल आपने देखा है। आपने देखा है कि विपक्ष के सांसद प्रश्न पूछे, सवाल उठाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसने अडानी के ऊपर संसद में सवाल उठाया, आप देखिए सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, वो किसी भी पार्टी का एमपी हो, अडानी को जिसने टारगेट किया वो सब सस्पेंड हुए हैं। और कितने बड़ी संख्या में हमारे जो पिछले राज्यसभा के स्पीकर थे, जिनकी खुद की विदाई बहुत अनसेरेमोनियस ढंग से हो गई, जिनका अब कुछ अता पता नहीं है कि उनको कहाँ गायब कर दिया गया, उन्होंने कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया था। तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन था जिसके जरिए देश का जो मूड है, विपक्ष का जो मूड है और जनता की जो बात है उसको रखा जाता था। पार्लियामेंट को आपने डिफंक्ट कर दिया, संसद को भोंपू बना दिया है। एक आदमी संसद में आएगा और बाकी लोग खड़े होकर टेबल ठोके मोदी 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 करेंगे। आप मतलब आपने नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया के किस देश में देखा है कि इस तरह से प्रधानमंत्री आए और लोग टेबल थपथपा के, जिस तरह आपने देखा ना उत्तर कोरिया में किम जोंग के आने के लोग ऐसे 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 ताली बजाते हैं। ये हमको उसी दिशा में ले जा रहा है तानाशाह हमको, कि मोदी मोदी सब करते रहे। और वो मोदी भी समझिए कि खड़े होके संसद में कहता है एक अकेला, आपने देखा ना एक अकेला छाती ठोक के जब वो करता है, वो भूल जाता है कि उसके पीछे 303 लोग और बैठे हुए हैं और उन बेशरम 303 लोगों को नहीं पता है कि भाई हमारी तो गिनती नहीं हो रही है, ये अकेला है। उसके पीछे उसके सारे एमपी बैठे और वो कह रहा है एक अकेला एक अकेला। तो तानाशाही की हद पहुंच चुकी है इस देश में इस वक्त। और जब पूर्ण रूप से इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो जाएगा, देखिए चुनाव आयोग कैप्चर हुआ, ये हमने बातों से साबित किया। पार्लियामेंट का कैप्चर हो चुका है, ये हमने एक ढंग से स्थापित कर दिया है। मीडिया
एक कॉर्पोरेट पॉलिटिको नेक्सस के जरिए कैप्चर्ड है। मीडिया किस तरह कैप्चर है आप देख ही रहे हैं। पूरा पूरा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो असल में अंबानी और अडानी का है। और इसको समझना हो अगर बेहतर ढंग से तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। मैं ये बात थोड़ा 2 मिनट लेके आपसे करना चाहता हूं। जी जी जी। इस वक्त हमारे देश के लोगों को झारखंड और मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में जो हुआ, इन दोनों की कहानी को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, झारखंड से नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तकनीकी तौर पे वो ऑन रिकॉर्ड रिलायंस के कर्मचारी हैं, मुकेश अंबानी के कर्मचारी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं। पहले भी सांसद थे और पहले भी राज्यसभा में रहते हुए उनका एकमात्र काम यह था कि अंबानी जी का जहां जहां भूमि अधिग्रहण का मसला होगा उसमें ये राज्यसभा एमपी मदद करेंगे। तो उन्होंने अपने एक कर्मचारी को राज्यसभा का सांसद बना रखा है। उनको फिर से राज्यसभा जाना है तो फिर से खड़े हो गए। तो झारखंड के राज्यसभा चुनाव में एक तरफ तो कांग्रेस जेएमएम के कैंडिडेट्स हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, रिलायंस का कैंडिडेट है। और उस रिलायंस के कैंडिडेट को बीजेपी समर्थन दे रही है और उस कैंडिडेट के एफिडेविट में कई तरह की त्रुटियां थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जो निर्धारित समय था उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा समय देकर उनको फ्रेश एफिडेविट देने का मौका दिया और उनके उम्मीदवारी को बरकरार रखा किसी ढंग से। और उसी कंपैरिजन में मध्य प्रदेश में एक कैंडिडेट है जो मेरे हिसाब से गांधीवाद को अपने व्यवहार में और आचरण में जीने वाली महिला है और बौद्धिक रूप से समृद्ध है, काबिल है, संघर्षशील है, ईमानदार है। तो एक तरफ एक ईमानदार नेत्री है जो आदर्शवाद को अपने जीवन में जीने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ रिलायंस के कर्मचारी है। इस तरफ जो है जो गांधीवादी आदर्शवादी कैंडिडेट है उसका उम्मीदवारी इस नाम पे रद्द हो जाता है कि आपने अपने एफिडेविट में एक मामले का जिक्र नहीं किया। वो मामला क्या है? वो मामला असल में है ही नहीं, मतलब डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली टेक्निकली, क्योंकि जो लोग नामांकन करते हैं उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके सेक्शन 33 में कहा गया है कि आपको उन्हीं केसेस का जिक्र करना है जहां पे कि चार्जेस फ्रेम हो गए हैं और अगर सजा होगी तो कम से कम 2 साल की सजा होगी। मीनाक्षी नटराजन की का जो नामांकन है वो रद्द एक प्राइवेट कंप्लेंट, निजी शिकायत के नाम पे किया गया। किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट किया और उस प्राइवेट कंप्लेंट पर एक नोटिस आया मीनाक्षी नटराजन को ये पूछते हुए कि क्या हम इस शिकायत का संज्ञान ले या ना ले, जिसका अर्थ यह है कि उसका अब तक संज्ञान नहीं लिया गया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। जिस मामले का कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है वो अभी तक एफआईआर तो दूर की बात है, वो एफआईआर ही नहीं है। चार्जेस फ्रेम होना तो और दूर की बात, वो इट इज नॉट एन एफआईआर, इट इज नॉट अ कंप्लेंट, इट हैज नॉट इवन बीन कॉग्निजाइज्ड, मतलब उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया और उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी और उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, तो इसके नाम पे उनकी सदस्यता रद्द हो गई। आप झारखंड और मध्य प्रदेश को एक साथ देखिए, परिमल नाथवानी और मीनाक्षी नटराजन के केस को एक साथ देखिए और ये देखिए कि इस वक्त इस देश की जो मीडिया है क्या ये जानकारी आपको दे रही है? नहीं दे रही है, क्योंकि ये मीडिया परिमल नाथवानी की मीडिया है, ये मीडिया मुकेश अंबानी की मीडिया है। तो मीडिया का तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर ऐसा है कि एक बड़े वर्ग को यह समझा दिया गया है कि अरे क्या आम लोग क्या बात कर रहे हैं। जो सहानुभूति भी रख रहे हैं मीनाक्षी नटराजन से, वो कहते हैं अरे क्या दिक्कत थी भाई, इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए था जब समय दिया गया। तो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, जो सहानुभूति रखते हैं वो भी। इसका मतलब दे लैक इन्फॉर्मेशन, उनको पता ही नहीं है कि ये जानकारी देने की जरूरत ही नहीं थी। इस आधार पे आप नामांकन रद्द कर ही नहीं सकते हैं और नामांकन रद्द करके चुनाव अधिकारी जो है दिल्ली में, वो समझिए कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सांसद रहे लोगों से मिलने से मना कर देते हैं। उनको धरने पे बैठना पड़ता है सिर्फ मिलने के लिए। देश के मेन ऑपोजिशन पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपना ज्ञापन देने जाते हैं तो कोई अधिकारी गेट बंद करके उनको सड़क पे बिठा दिया जाता है। और इसके बाद भी हम खुश रहे, इस भ्रम में रहे कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई और रास्ता है जिससे समाधान निकलेगा। तो समाधान तो सड़क से निकलेगा।
और उसकी तैयारी शुरू हो गई है और सड़क से ऐसा समाधान निकलेगा कि ये जो बेईमान लोग हैं, बेईमान और झूठी पार्टी, बीजेपी का शुद्ध फुल फॉर्म यही है, बेईमान और झूठी पार्टी। ये बेईमान और झूठी पार्टी अगले न जाने कितने दशकों तक दोबारा वापस नहीं आएगी। इस तरह का इलाज इस देश के युवा, इस देश के जेनजी इनका करेंगे और कांग्रेस उसमें बस इतनी भूमिका निभाएगी कि ये जो एनर्जी है, ये जो डिस्कंटेंट है, ये जो सिमरिंग एंगर है, आक्रोश है, असंतोष है, उसको हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं। बस इतना खाली हमको करना है और ये काम हम करेंगे और वो सड़क के जरिए होगा। और जब संसद खत्म हो जाती है तो सड़क से फिर लड़ाई शुरू होती है, तो लड़ाई शुरू होने वाली है। अनुपम, आपने बहुत अच्छा पूरा चीजों को रखा, लेकिन एक चीज फिर मुझे स्ट्राइक कर गई, फिर मैं वहीं अटक गया। आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है, तो चुनावी चोरी, क्या अब तो सीट चोरी हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति में अगर आपको किसी को सत्ता से बेदखल करना है तो वो चुनाव के जरिए ही आप लोकतंत्र में कर सकते हैं। चुनाव जीतना जरूरी है। जब सब कुछ उनके कैप्चर में है, जब सब कुछ उनके कब्जे में है, तो फिर चुनाव में अगर इनको नहीं हरा पाएंगे तो आप लोग इनको हटाओगे कैसे फिर? नहीं, देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये कि इस सरकार के पास चुनावी सैंक्शन भले हो सत्ता चलाने का, ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन इनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है सत्ता चलाने का। ये जिस तरह के फेलियर है और जिस सरकार के पास नैतिक आधार ना हो, इकबाल ना हो, उस सरकार को आंदोलनों से मजबूर करके हटाया जा सकता है और हटाया जाना चाहिए। और इस देश की जनता की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव लड़ना और किसी विपक्षी को हराना। जनता की जिम्मेदारी है अपने दर्द को, अपने असंतोष को व्यक्त करना। वो जनता जब सामूहिक रूप से व्यक्त करेगी तो ये जो नैतिक रूप से असमर्थ लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको फोर्स कर दिया जाएगा कि आप अब और इस सिंहासन पर, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो मुझे तो रास्ता ये दिखता है, क्योंकि बाकी तो बेईमान लोग हैं, हर तरह की बेईमानी कर लेंगे। आप इनको हरा देंगे, उसके बाद ये नहीं निकलेंगे। मतलब एक होता है ना भाई कि मतलब कोई कहीं तो अनैतिक होने का कहीं तो इनका एक कोई सीमा होती है ना, जैसे हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती है मोदी जी की भाषा में, तो इनकी इमोरलिटी की भी सीमा नहीं है। तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि हम पावर ना छोड़े। तो ठीक है भाई, तो वो लड़ाई पे चुनाव लड़। इस पे अनुपम जी फिर एक चीज और पूछता हूं मैं कि ये जिस तरह से कैप्चर किया जा रहा है, जिस तरह से रीजनल पार्टीज को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से अपने नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी की करने की कोशिश की जा रही है, रीजनल पार्टीज को एकदम से खत्म किया जा रहा है, मकसद क्या लग रहा है आपको? कि क्या सिर्फ कुछ बिल्स पास करना चाहती है, सिर्फ वही मकसद है, या आपको लग रहा है कि नहीं, दरअसल मामला कुछ और ही है, बड़ा मामला है कुछ, जैसे आप लोगों ने डिकोड किया था 400 पार मतलब संविधान में बदलाव, यहां भी आपको कुछ ऐसी बड़ी संभावना या बड़ा आशंका नजर आ रही है? प्रदीप जी, इनका सपना ही है भारत को उत्तर कोरिया बनाना, सिंगल पार्टी मेजोरिटेरियन रूल। ये इनको वाइब्रेंट मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सूट नहीं करता, इनको पसंद नहीं आता, जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि अपना नेता चुनता है जो प्रधानमंत्री बनता है संसद में और विधानसभाओं में मुख्यमंत्री बनता है। ये सिस्टम स्वाभाविक रूप से भाजपा के और मोदी जैसे नेताओं के चरित्र के विरुद्ध है। इनको प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है और इनका पूरा कैंपेन से लेके हर चीज आप देखते होंगे ये प्रेसिडेंशियल ही होता है। मतलब एवरीथिंग इज अबाउट मोदी, बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए तो 303 सांसद पीछे बैठे रहे और ये कहता है एक अकेला। ये बयान ही खुद में वो एक सिर्फ प्रेसिडेंशियल ही नहीं, ये तो मतलब ये तो एक तरह का ये मानसिक बीमारी भी है इस तरह से सोचना और बोलना। तो इनकी चाहत है कि हम भारत को उत्तर कोरिया जैसा एक देश बना दे, जहां पे कि सिर्फ एक ही पार्टी हो, हमारा ही राज हो, हमारा ही पूरी तरह से शासन हो। उसके लिए संविधान में बदलाव करना हो, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करके विपक्ष के दलों को खत्म करना हो। और अब भी जो क्षेत्रीय दल इस बात को नहीं समझ रहे हैं, देर सवेर सबको समझ में आएगा एक न एक दिन। कुछ कुछ को समझ में आना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं।
और लड़ाई जो असल है, ये विशेष तौर पे विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दल और बाकी दल हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, असली लड़ाई कोई आपकी और भाजपा की या आपकी और कांग्रेस की है नहीं। असली लड़ाई बैनर्स की और पार्टियों की भी नहीं है। असली लड़ाई ही है देश के संसाधनों पे कब्जे की, देश के अर्थव्यवस्था पे, देश के जल, जंगल, जमीन पर और देश के सारे रिसोर्सेज पे, ह्यूमन रिसोर्स से लेके, कृषि से लेके, पानी से लेके हर चीज पे कब्जे की लड़ाई है। और उस कब्जे की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जैसे लोग कर्मचारी हैं, मालिक अंबानी अडानी जैसे लोग, ये उनका काम कर रहे हैं। और इस लड़ाई में अगर कोई आदमी मजबूती से आज के समय खड़ा है तो वो राहुल गांधी है। मतलब ये बोलने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को आज के समय इस देश में कि वो एक आदमी है जिसके खड़े होने के कारण ये लड़ाई आज कायम है। वो एक आदमी खड़ा नहीं होता तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी होती। कौन खड़ा है इस देश में ये बता दीजिए, विपक्ष की कौन सी पार्टी है? तो लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, लड़ाई तो ये है कि जब अडानी अंबानी अगर हाजिरी लगाने को कह दें तो कितने क्षेत्रीय दल के लोग हैं जो मना कर सकते हैं। हमने देखा ना पास्ट में इनके कार्यक्रमों में, इनके शादी ब्याह में, जब भी अडानी का मसला आता है, आपने इंडिया गठबंधन के कितने दलों को देखा है कि राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाकर बात करें? नहीं देखा होगा। तो क्योंकि तो अल्टीमेटली अनुपम जी एक चीज बताइए, अनुपम जी फिर एक चीज बताइए, दो सवाल मैं सीधे एक साथ जोड़ लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस जो अभी सिचुएशन है और आगे जो होने वाला जो आपने कहा, इसको देखकर राहुल गांधी की क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या क्षेत्रीय दलों का भविष्य है इस देश में, या क्षेत्रीय दलों का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है? और दूसरा, क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि 2029 इज अ लिटमस टेस्ट? अगर उस 2029 में कुछ हुआ तो हुआ, अगर तब नहीं हुआ तो चीजें निकल जाएंगी हाथ से, गाड़ी छूट जाएगी, ये भी आप डर है? ये दोनों बातों का मैं जवाब दे देता हूँ, दूसरे का पहले दे देता हूँ। मुझे लगता है लिटमस टेस्ट 2029 नहीं, 29 से पहले आ जाएगा। और इस बात को राहुल जी भी कह रहे हैं और इस बात को हमारा देश अलग अलग रूप में बताने की कोशिश कर रहा है कि 29 के लोकसभा चुनाव को ही सिर्फ ना माने, उससे पहले इस देश में मेरा ये मानना है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, 29 से पहले होगा और वहीं से परिवर्तन होगा, ठोस परिवर्तन, जिसका फिर 29 पर भी प्रभाव और असर पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है, आप देखिए ये जो पूरा आइडिया ऑफ कांग्रेस है उसमें तो सबके लिए स्पेस है, क्षेत्रीय दलों के लिए भी, अलग अलग फॉर्मेशंस के लिए भी, कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग धाराओं के लिए। मतलब कांग्रेस का जो जन्म हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के समय से, तब से कांग्रेस की पूरी रूपरेखा इस तरह की रही है कि आप कई तरह के फॉर्मेशंस कांग्रेस की एक बड़ी छतरी के नीचे लेकर चल सकते हैं। तो आइडिया ऑफ कांग्रेस ही ये है कि आप हर तरह की धारा, हर तरह की बात को लेकर कहने के लिए स्वतंत्र होकर कह सकते हैं। और इस देश में इतने क्षेत्रीय दल इसलिए भी हुए क्योंकि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही, जिसने फलने फूलने दिया लोकतंत्र को अलग अलग मौकों पे, अलग अलग ढंग से। जो बीजेपी का आइडिया है वो है कि वो क्षेत्रीय दल को नहीं रहने देना चाहते। बीजेपी का आइडिया ही वन वाला है, ये जो कहते हैं ना वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन, वो वन नेशन वन पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं देश को। तो मतलब वो विपक्ष ही नहीं चाहते हैं, आप क्षेत्रीय दल की तो दूर की बात है। असल बात तो ये है भाजपा के साथ, तो भाजपा क्षेत्रीय दल ही नहीं पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, हर तरह के वॉइस ऑफ डिसेंट को खत्म करना चाहती है, हर तरह के ऐसे माध्यम को खत्म करना चाहती है जिसके जरिए आप उनसे सवाल कर सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके। इनसे इसको दिक्कत है, तो उसको खत्म कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय दल को भी खत्म कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को ये बात नहीं समझ में आएगी तो कल परसों देर सवेर समझ में आना ही है। जी अनुपम जी, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन वक्त की थोड़ी सी आपके पास जी कमी है, हमारे पास थोड़ा। तो जी अगली मुलाकात के लिए कुछ सवाल छोड़ जाता हूं और आपसे जी वादा चाहते हैं कि अगली मुलाकात जल्द होगी, लेकिन क्योंकि जी चीजें बहुत बड़ी हैं, अगर अभी करने लगेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। पर आपने जितनी भी बात आज रखी, जितना समझाया, जितना आपने विश्लेषण जी किया, या जो पार्टी का रुख रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से आप लोग ये शुरू कर रहे हैं, जो भी आपने कहा, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया जो कई दिनों तक मेरे दिमाग में रहेगा, कि आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन।
उम्मीद करते हैं कि अगर ये आपकी बात सच होती है तो उस जन आंदोलन से कुछ ऐसा निकले कि ये देश जिस रास्ते पर पहले चल रहा था, उसी रास्ते पर वापस लौट आए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।